नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन हलचल अभी भी तेज है, सरगर्मियां अभी भी तेज है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर आज चुनाव आयोग को मौत के घाट उतार दिया है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर उनका साफ तौर पे यह कहना है कि धांधली हुई है, चुनाव आयोग की मौत हो गई है। हमने 500 बार शिकायतें की हैं लेकिन एक बार भी चुनाव आयोग की तरफ से उसका जवाब नहीं आया है। साथ ही साथ संसद भवन के बाहर आज प्रदर्शन भी हुआ। उस प्रदर्शन में विपक्ष के जितने भी नेता थे सभी ने मिलकर प्रदर्शन किया, सभी ने हाय हाय मोदी की लगाई। सभी ने साफ तौर पर यह कहा कि जब भारत की सरकार की बात पता था कि वहां से अवैध प्रवासी आ रहे हैं तो अपना ही हेलीकॉप्टर भेज देना चाहिए। ये बोल प्रियंका गांधी के थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं अपना हेलीकॉप्टर भेजा जब उन्हें पता था। तो जिस तरह से भारतीयों को 104 जो भारतीय जो थे वहां पर अवैध रूप से जो रह रहे थे अमेरिका में, उनको अमेरिका सरकार ने वापस भारत भेज दिया है। और सबसे बुरा जो विपक्ष को लगा है वो ये है कि पैरों में और हाथों में जंजीरों का प्रयोग किया गया है, बांधा गया, हाथों में हथकड़ियां लगाई गई हैं। यहां तक कि वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा था। वॉशरूम में भी अगर कोई जा रहा था तो उसके लिए निगरानी रखी जा रही थी। तो बहुत ही बुरे तरीके से भारतीयों को अमेरिका से भारत भेजा गया है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन आज हुआ है। संसद में कई सवाल भी खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिए जवाब भी दिए गए हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री भी अपनी बातों को रखे हैं, जवाब दिए हैं और सारी बातों को बताएं कि किस तरह से अवैध प्रवासियों को आज पहली बार नहीं भेजा गया है। साल 2009 से यह सिलसिला चला आ रहा है। और उधर अखिलेश यादव जहां चुनाव आयोग को बोल रहे थे कि बगल में ही चुनाव आयोग का कार्यालय है, वहां पर मुझे सफेद कपड़ा लाना मैं भूल गया हूं, मुझे दफन के लिए सफेद कपड़ा लाना चाहिए था। हालांकि एक सफेद कपड़ा जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ था चुनाव आयोग, ये तस्वीर ये जताता है कि समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को कफन दे दिया है। तो इस तरह से आज संसद में बवाल मचा, 104 प्रवासियों के को लेकर बवाल मचा और चुनाव आयोग की मौत को लेकर बवाल मचा है। देखिए कुछ आरोप और प्रत्यारोप। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश का अपमान नहीं सहेंगे। आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उसपे, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक जब तक चुनाव खत्म हुआ है 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है। जनता का वोट है। जब आप 6 महीने पहले कोई किसी ने कुछ नहीं दावा किया, 6 महीने पहले वही डबल इंजन सर, वही योगी महाराज जी वहां मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, यही डबल इंजन सर, और अचानक आप सब ये हजम तो नहीं होता। लेकिन हाँ, इससे ओछी राजनीति और सदन की गरिमा को इतना तार तार करेंगे विपक्ष, ये हम नहीं विपक्ष अपने सबसे अजीब से रूप में आ चुका है। ये देश भी शॉक्ड है कि लोग कफन लेके अब पहुंच रहे हैं। अरे मोदी सरकार जवाब दो। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश का Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and
exemplary actions. I thank you. मोदी सरकार जवाब दो। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कमी सरकार हाय 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 हाय। मुस्लिम सरकार शेम 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 शेम। तो आपने सुना कि किस तरह से विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके प्रदर्शन का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ तौर पर दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग लगातार अमेरिका से संपर्क कर रहे हैं कि जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है दुर्व्यवहार ना हो, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वैध प्रवासी वहां पर है उनके लिए वीजा बनाने में कोई भी कठिनाई ना हो, जो लंबा प्रोसेस में चला जाता है वो लंबा प्रोसेस ना हो। इन सभी चीजों की हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं। तो एस जयशंकर ने तमाम आंकड़े भी पेश किए, प्रवासियों के अवैध रूप से जो अमेरिका लगातार भेजता है वो भी आंकड़े पेश किए और लगातार संपर्क करने की भी अपनी बात रखी है। साथ ही साथ चुनाव आयोग जो एक मौत के घाट उतार दिया गया है, समाजवादी पार्टियों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव आयोग तो मर गया है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही साथ वो खड़ा है। बीजेपी की तरफ से जो चुनाव हो रहे थे उसी का वो सपोर्ट कर रहा था। तो तमाम चीजों का आज संसद में बवाल मचा है। संसद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, संसद के अंदर भी प्रदर्शन हुआ। इस मुद्दे पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले स्वागत करेंगे विकास पांडे जी का, जो बीजेपी से हमारे साथ हैं। वहीं प्रवक्ता सपा की हमारे साथ जुड़ गई हैं शौर्या सिंह जी, और हमारे साथ शशांक रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। पंकज रस्तोगी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आज के डिबेट में सबसे पहला सवाल मैं शौर्या जी से करूंगी। शौर्या जी, आपकी पार्टी ने तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को मौत के घाट ही उतार दिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, आखिर क्यों? ठीक है, शौर्या जी से लग रहा संपर्क नहीं हो रहा है हमारा। अब मैं जाऊंगी शशांक जी के पास। शशांक जी, आज जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे ये कहा है किस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए जिस तरह से प्रवासियों को वहां से भेजा गया है, लेकिन उसका पलटवार एस जयशंकर ने दे दिया है, बता दिया कि साल 2009 से सिलसिला चलता आ रहा है। जवाब दीजिए। तो प्रवासियों का मामला है, यह देश की विदेश नीति से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर यह मामला साल 2009 से चल रहा था तो साल 2009 से 2014 मात्र 5 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। लेकिन उसके बाद पिछले लगभग 10.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो कांग्रेस के साथ शुरुआती दौर की बातचीत चल रही थी, और प्रवासी भारतीयों को जिस प्रकार से भेजा गया इसकी तो मैं निंदा करता ही हूँ। साथ ही साथ यह सवाल भी उठता है कि वर्तमान सरकार ने भारत के उन नागरिकों के हित में क्या कार्य किए, उनके हित के लिए क्या किया। आज भारत सरकार में शामिल लोगों की विदेश नीति कहाँ है? भारत की जनता को इस प्रकार से अगर अपमानित किया जा रहा है तो यह निंदनीय है। अगर अमेरिका की ओर से प्रवासियों को भेजने के लिए दबाव बनाया जा रहा था तो सरकार को चाहिए था कि इन लोगों को ससम्मान भारत भूमि पर ले आया जाए। तो साल 2009 में जो प्रवासी वापस आए थे उस पर भी तो एक्शन लेना चाहिए, उसके खिलाफ भी तो चीजें होनी चाहिए। लेकिन आप लोग साल 2009 का नहीं पलटकर आंकड़ा देखे, सीधे साल 2025 पर आ गए कि किस तरह से दुर्व्यवहार करके वापस भेजा गया। उस टाइम के भी आंकड़े एस जयशंकर ने सामने पेश किए हैं कि कब 400 आए हैं, कब 500 आए हैं, कब 1000 आए हैं, कब 2000 आए हैं। तमाम आंकड़ों को उन्होंने पेश किया। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में इसके पहले प्रवासी वहां से अवैध रूप से नहीं आए, 14 में भी आए हैं, 12 में भी आए हैं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? भेजे गए या लाए गए, चाहे जिस प्रकार से भी आते हो, लेकिन क्या इस प्रकार से कभी अपमानित करके जनता को पहले कभी भेजा गया है क्या? क्या इस प्रकार का अपमानजनक कृत्य पहले कभी हुआ है क्या? ठीक है, ठीक है। विकास, इसका जवाब दीजिए आप। अपमानजनक तरीके से
मानवाधिकार का उल्लंघन भी हुआ है। विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लग रहे हैं कि मानवाधिकार का भी उल्लंघन हुआ है। जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लेकर के देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बाकायदा बयान जारी कर बताया है और हम अमेरिका से लगातार बात करेंगे। इस विषय पर हम अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। देखिए, प्रवासी बार बार आते रहे हैं। 2009 की बात हो, 2010 की बात हो, 2012 की बात हो, 2013 की बात हो, तो प्रवासी ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार आए हैं। पहले भी अवैध रूप से जो रह रहे लोग थे उन्हें अन्य देशों के द्वारा इस देश में वापस भेजा गया। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से आज जब आप फांसी पर चले गए, लोगों के प्रति आपकी इतनी संवेदना, इतनी सिंपैथी है, तो याद करिए कि कैसे पूर्ववर्ती सरकारों में आज कम से कम स्थितियां ऐसी तो हैं कि चाहे ईरान में फंसे भारतीय हो, चाहे जॉर्डन में फंसे भारतीय हो, चाहे आप यूक्रेन में फंसे भारतीय हो, पाकिस्तान के लोग भी भारतीय झंडा लेकर के सुरक्षित वहां से निकलने में कामयाब हुए। ये है बदलते भारत की तस्वीर। ये अमेरिका की नीति, और ये केवल भारत के लिए नहीं है। ये उन्होंने अवैध रूप से जितने भी प्रवासी वहां पर रह रहे हैं उनको लेकर के अमेरिका ने ये अपनी नीति में शामिल किया है। भारत इस तरीके के व्यवहार की कठोर निंदा करता है। हम अमेरिका को स्पष्ट मैसेज देंगे कि आपके यहाँ अगर अवैध कोई रह रहा है, उनको अगर आप वापस भेजते हैं तो मानवीय मूल्यों का पूरा ध्यान रखा जाए और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें भेजा जाए। अगर ऐसा दोबारा होता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के प्रति एक सख्त संदेश भारत की सरकार के द्वारा दिया जाए। विकास जी, आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और हमेशा विदेश यात्रा पर निकलते, इस पे भी एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा करता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। किसी भी देश की हर देश की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। अमेरिका कई ऐसे विषय रहे हैं जब अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ। ह्यूमन नेचर भी होता है विकास जी, ह्यूमन नेचर भी होता है, एक मानव स्वभाव भी होता है। इंसान था, इस इंसान को उस तरह से भेजना किस तरह से लाजमी है? क्या इसके बारे में आप जवाब देंगे, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर ऐसा विषय आया है तो सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, देश के विदेश मंत्री ने, कि हम अमेरिका सरकार से बराबर बात करेंगे इस विषय पर और स्पष्ट अपना रुख करेंगे कि अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। मानवीय दृष्टिकोण भी होता है कहीं ना कहीं। वो भी इंसान है जो अवैध रूप से, अगर आपकी नजर में अवैध रूप से है वो वहां पर, तो निश्चित तौर पर आप वापस भेजिए, हम उन्हें वापस ले रहे हैं। लेकिन अगर उनके प्रति मानवीय मूल्यों का हनन अमेरिका करता है तो इस पर कठोर आपत्ति भारत की सरकार दर्ज कराएगी। ठीक है, शौर्या जी से जवाब लूंगी। शौर्या जी, पहले तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए, जिस तरह से विकास जी कह रहे हैं कि हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। जो आज संसद में प्रदर्शन हुए, 104 प्रवासियों को अवैध रूप से जो वहां रह रहे थे उनको यहाँ पर भेजा गया, यानी कि डिपोर्टेशन किया गया है। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपका मुझे बहुत अच्छा ये लगा जो भी आपने पूछा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री दौरे पे रहते हैं हमेशा विदेशों में और बाहर, और उसके बाद उनकी जो एक मित्रता है डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ में, तो वो मित्रता और उसके बाद का रिजल्ट अगर ये हमें मिलता है तो आखिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं कि हमें बाहर, हम आज बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं कि हम बाहर विदेशों में जाके नौकरी करेंगे, हम बाहर जाकर के इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी उसमें हम नौकरी करेंगे, तो आपने तो सीधे सीधे हमारे सामने इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सीधी सी बात है, इसका मतलब कि आपकी दोस्ती जो है वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तक ही सीमित है। आपके फॉरेन पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल जीरो है, वो बिल्कुल नाकारा है, वो बिल्कुल निकम्मी है। और दूसरी चीज, आप ये देखिए जो आंकड़े हैं किस तरीके से छुपाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारा जो पासपोर्ट है, एक उसपे एक मार्किंग होती है जिसमें ये दर्शाता है कि आपका पासपोर्ट देश का आपके जिस नंबर पे होता है वो आपके देश की जो है स्ट्रॉन्ग आपका देश कितना है, आपका प्रभावशाली आपका देश कितना है, ये इस चीज को दर्शाता है। चुनाव आयोग को मौत के घाट उतारना ये कितना उचित है, इसका भी आप जवाब मुझे दे दीजिए। मैडम सुनिए, भारत का जो पासपोर्ट है वो पहले जो है वो ऊपर स्तर पे था और अब भारत का जो पासपोर्ट है वो नीचे रैंकिंग पे रैंक करता है।
ठीक है, शौर्य जी इस बात का भी जवाब दीजिए। अखिलेश यादव आज संसद के बाहर मीडिया वालों से साफ तौर ये कहे कि चुनाव आयोग तो मौत गया है, मौत के मेरे लिए तो मर गया है, उसकी मौत हो गई है, बगल में ही है उसकी बिल्डिंग, मैं सफेद कपड़ा लाना भूल गया था। इस तरह से उनका ये स्टेटमेंट सामने आया, आपने भी सुना होगा और मुझे लगता है कि आज पूरा हिंदुस्तान ये स्टेटमेंट सुना होगा। चुनाव आयोग के लिए बात कहना कितना बड़ा है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या या फिर धज्जियां उड़ाना नहीं हुआ? इसका भी जल्दी जवाब दे दिए, उसके बाद से पंकज जी के पास में जाऊंगी। लोकतंत्र की धज्जियां चुनाव आयोग ने किस तरीके से उड़ाई है ये मैं खुद भी कहूंगी, क्योंकि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हुआ है मैडम, 15 दिन 20 दिन मैं खुद वहां पे थी। उसके बाद मैं ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का झंडा कैरी करती हूँ या मैं समाजवादी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं ये बात आज मैडम इसलिए कह रही हूँ कि लोकतंत्र में जिस हिसाब से 5 तारीख को वोटिंग पड़ी है, आप अगर पेज पे, समाजवादी पेज पे, और जो हमारे कैंडिडेट है अजीत प्रसाद जी, आप उनके पेज पे आप एक बार खोल के देखेंगे, आपको दिखेगा कि लोकतंत्र की हत्या करना किसको कहते हैं। ये मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं समाजवादी की एज ए प्रवक्ता यहाँ पे बैठी हुई हूँ। किस तरीके से बूथ लूटा गया है, पुलिस वाले वहां खड़े होकर के बूथ लूटे हैं, समाजवादी पार्टी का या किसी भी अन्य पार्टी के जो बूथ एजेंट्स थे उन लोग को भगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ पे 10-10 बूथ एजेंट्स थे। वोट कोई दे रहा है, आईडी किसी के पास है, मतलब पता ही नहीं है लोगों को कि हमारे नाम का वोट भी पड़ गया। लोग दूसरे अपने नाम की जगह दूसरे नाम के वोट डाल के आ रहे हैं। बराबर ये सारी चीजों का जो संज्ञान है वो चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दी जा रही थी। लेकिन तब भी वहां से अगर चुनाव आयोग चाहता, वहां पे तुरंत वहां उस चुनाव को निष्कासित कर देना चाहिए था, वहां पे रोक देना चाहिए था, या किसी भी प्रकार का वहां पे जांच भेज देनी चाहिए थी। लेकिन चुनाव आयोग ने वहां कुछ भी ऐसा ना करते हुए मौन धारण कर लिया, एकदम शांति। मतलब लगातार सोशल मीडिया पे तो सही, जा करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं श्यामलाल पाल जी, वो अपनी एक पूरी टीम लेकर के गए, उन्होंने चुनाव आयोग में पूरा लेटर, पूरा पत्र दिया कि भाई इस पे जांच कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल शांत थी, उसने एक चुनाव आयोग के पोर्टल पे एक भी क्वेश्चनिंग, एक भी कोई चीज नहीं डाली गई। तो इसके ऊपर हम क्या ही कह सकते हैं, आप बताइए। ठीक है, इसका जवाब पंकज जी देंगे। और उससे पहले पंकज जी मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगी कि आप एक पत्रकार हो और उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आप निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि आप पे ये ब्लेम भी लगता है और कई बार इसी डिबेट में भी लगा है कि आप एक पत्रकार है, पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तमाम आप शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आज मैं आपसे निष्पक्ष तरीके से आपका जवाब लूंगी। हालांकि आपकी तरफ से यही रहता है कि आप निष्पक्ष होकर ही जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब आपसे मांगूंगी और दोनों ही मेरे वही सवाल रहेंगे। अखिलेश यादव ने जो आज चुनाव आयोग को लेकर जो बयान दिए वो, और जिस तरह से जो प्रवासी आए हैं उनको भेजने का जो तरीका था, इस पर आपका क्या जवाब होगा? जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से 2014 से देश की कमान संभाली है और भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और प्रगाढ़ रहेंगे। और जिस तरह से विदेश नीति के कारण प्रधानमंत्री मोदी का डंका पूरे विश्व गुरु के रूप में हो रहा है, तो भारत की बिना अनदेखी किए कोई भी राष्ट्र कोई भी नीति निर्धारित नहीं करता है, चाहे वो ब्रिक्स सम्मेलन हो चाहे अन्य कोई सम्मेलन हो, सब में भारत की उपस्थिति रहती है और भारत का एक प्रतिनिधित्व रहता है। भारत के बिना कोई भी देश कोई भी चीजों का समन्वय नहीं कर सकता। आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए बाकायदा 10 घंटे ट्रेन की यात्रा करते हैं और यूक्रेन जाते हैं और वहां जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनसे मिलते हैं और युद्ध रुकवाने के लिए वहां पुतिन से बात करते हैं, रूस के राष्ट्रपति से। तो ये सब प्रधानमंत्री की एक सर्वधर्म संभाव की नीति को प्रदर्शित करता है। और रहा सवाल जो अप्रवासी भारतीयों का, तो ये 2009 से जो लोग अवैध तरीके से वहां जाके अमेरिका में घुस रहे हैं, हर देश की अपनी पॉलिसी होती है। आज हमारे देश में भी रोहिंग्या मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेशी मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो, किसी को आने की अनुमति नहीं है। और वहां तो ये अप्रवासी ये जो प्रवासी थे, ये बाकायदा मैक्सिको के जरिए अमेरिका में घुसे और बाकायदा उनके ऊपर पेनाल्टी इन्फोर्स की गई, सब की गई। और बाकायदा ये इस तरह के जितने भी लोग अपने देश को छोड़ के, आज बदलता भारत है मोदी के युग में, तो देश ने बहुत तरक्की की, तमाम तरीके के। आपको उस देश में, दूसरे देश में अवैध तरीके से जाने की क्या जरूरत थी? आप अवैध तरीके से गए, मैक्सिको के रास्ते से आप वहां पर गए, वहां के अमेरिका की जो सरकार है उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि ये लोग अमेरिका के मैक्सिको के द्वारा गए, और मैक्सिको के द्वारा आप गए तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार अवैध रूप से आने वाले व्यक्ति को प्रश्रय नहीं देगी, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। तो ये लोग गए तो ये रिपोर्ट किए गए और 2009 से ये सिलसिला चल रहा है। कितने लोग आ चुके हैं? 2 बजे दिन में राज्यसभा में बाकायदा भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने इस पर बयान भी जारी किया है।
लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आपको ऐसी क्या हो सकता है कि आप अवैध तरीके से जाएं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अमेरिका और भारत के इतने मधुर संबंध होने के बाद जो इस बात की पुरजोर निंदा हम लोग करते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से उन 104 भारतीयों को पैरों में बेड़िया और हथकड़ी लगाकर जिस तरह से उनको एक मानवीय कृत्य करते हुए भेजा और जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन किया, ह्यूमन राइट्स का, वो गलत है। तो अमेरिका को इस बात को सोचना चाहिए और उस पे भारत सरकार को भी चाहिए अपना कठोर उसमें आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। और दूसरी बात जो अभी आप कह रहे हैं, ये जो अखिलेश यादव ने जो चुनाव आयोग के ऊपर कफन डालने की बात कही है, तो ये समझ लीजिए कि अभी 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव आए थे, उस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ। उस समय तो आपने कोई इस तरह की बात नहीं की और आपने जो है झूठ का नैरेटिव फैलाकर जिस तरह से 37 सीटें हासिल की, तो उस समय तो आपने चुनाव आयोग के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की, कुछ नहीं की। आज आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, नकारात्मक वाला बयान जारी कर रहे हैं, तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष रहा, उसके ऊपर इस तरह की अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। और सवाल ये है कि चूंकि आप वहां हार रहे हैं तो इसलिए आप इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। शौर्या जी, जब आप शुरुआत किए अपनी बातों को रखना, तो शौर्या जी मुस्कुरा रही थी। शौर्या जी, आपकी मुस्कुराहट का सबसे पहले तो मैं जवाब लूंगी किस बात पे आप मुस्कुरा रही थी, जल्दी से इस बात को बयां करिए। और जो कुछ भी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी ने जो भी बातें रखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैडम, आपको भी पता है कि मैं क्यों मुस्कुरा रही थी। और नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताइए। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात ये है ना, मीडिया एक ऐसी चीज होती है, हम लोग पढ़े लिखे देश के नागरिक हैं और ये भारत देश जो हमारा है ये हर तरह से परिपूर्ण है, हर चीज जानती है जनता, हर चीज, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये जो हम डिबेट भी दे रहे हैं, हमसे ज्यादा जो बाहर की ये जो नुक्कड़ सभा की जनता होती है वो हमसे ज्यादा जानती है। अभी मुझे हंसी बस इस बात पे आ रही थी मैडम कि आपको कम से कम समाजवादी पार्टी के भी 2 प्रवक्ता बैठाने चाहिए। ये जो आपने भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बैठाए हैं, कोई प्रवक्ता नहीं है, बात सुनने का साहस रखा करिए। शौर्या जी, बात सुनने का साहस रखा करिए। हर पत्रकार का अपना विश्लेषण होता है, आपके हाँ में हाँ मिलाना कोई वो नहीं है। आपके कहने से नहीं देश चलेगा, ना आपके कहने से पत्रकारिता चलेगी, ये आप निश्चित मान के चलिए। आपके कहने से पत्रकारिता नहीं चलेगी, आपके कहने से मैं भी एक से एक अच्छे पत्रकारों को जानती हूं जो सब पत्रकार हैं। इस तरह हंसने से और इस तरह उपहास उड़ाने से नहीं चलता, ये नोट कर लीजिए आप। हर पत्रकार का अपना विश्लेषण है और उसमें उसका निष्पक्ष रूप से नजरिया रहता है, तो आपके ये कहने से थोड़ी चलेगा। आपकी कितनी लंबी लिस्ट है, अभी हम गिनाना शुरू कर दें तो आपको फिर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। क्या बात आप कर रही, तो इस तरह की बात मत करिए। देश की तीसरी सबसे बड़ी क्या बोलते हैं पार्टी बनी लोकसभा चुनाव में, थोड़ा सा कायदे से रह करके बात करिए। आप मीडिया के हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम कुछ भी सुनेंगे। आज आप मिल्कीपुर हार कह रहे हैं, इसलिए आप इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, अपनी बात रख रही है, ठीक है। देखिए, इन्होंने घोषणा पत्र भी दे दिया कि हम मिल्कीपुर हार रहे हैं। अरे भैया, भाजपा ज्वाइन कर लो, चलो जाओ, पत्रकारिता छोड़ो, जाओ भाजपा ज्वाइन कर लो। अरे आपके कहने से थोड़ी ज्वाइन कर लेंगे शौर्या जी, आप चाटुकारिता करना, अखिलेश यादव की चाटुकारिता करिए, तब भी आपको उससे ज्यादा नहीं कुछ मिलना। पंकज जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए। ज्वाइन कर ले, आप हमको नसीहत देने वाले कौन होती है? जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरा विश्लेषण सुनना है तो ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको बहस करने से नहीं होगा। हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप जैसे पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता को संसार कर रखा है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कर दिया। पत्रकारों पर लांछन लगाने को पहले देखिए, पत्रकारों के अगर विश्लेषण ना हो तो इस तरह की बात सामने ना, इस तरह की बातें मत करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शौर्या जी अपनी बातों को रखिए, फिर विकास जी भी कुछ कहना चाहते हैं। विकास जी आपके पास भी होंगे, उसके बाद से शशांक जी के पास जाऊंगी। ठीक है शौर्या जी, अपनी बातों को कंटिन्यू करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात वही कह रहे हैं कि इनको ये भाई आप एक ऐसे पत्रकार को किसी को बैठाया कीजिए कि जो निष्पक्ष होकर के दोनों की प्लस और दोनों का माइनस मिलाए। राजू खान, मोहित खान बलात्कार करते हैं, उसको भी हां में मिलाए। अपनी बातों को रखने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। नवाब सिंह यादव बलात्कार करते हैं, उसको भी जस्टिफाई करें। पंकज जी, उनको अपनी बातों को रखने दीजिए, वो बार बार चुप हो जा रही हैं जब आप बोल रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आपके बारे में वो नहीं बोल रही हैं।
वो ये इशारा इस तरह का आरोप लगाएंगे तो क्या आरोप सुन लिया जाएगा क्या? आप बिल्कुल अपना जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए अपना। उनके हिसाब से ये है कि हमेशा आप बीजेपी का पक्ष लेते तो बीजेपी पार्टी का वो नहीं, कोई बीजेपी का पक्ष उनके नहीं। हिसाब से आप एक पत्रकार है, आप एक पत्रकार है, चलेगा, आप एक उनके हिसाब पत्रकार से थोड़ी चलेगा। हर पत्रकार का अपना नजरिया होता है। हमारा चैनल पत्रकार आपको का अपना डेजिग्नेशन विश्लेषण होता है। पत्रकार का देता है। अरे भाई आप ठीक बड़े है। चैनल का, मैं पत्रकार हूं तो और क्या, कोई बस चैनल आप के देने से पत्रकार हैं। थोड़ी होगा। मैं पत्रकार हूं तो मैं रहूंगा। मैं अपने चैनल की जिम्मेदारी ले रही हूं। नहीं, आप अपने चैनल में, तो मैं पत्रकार हूं तो पत्रकार रहूंगा। बिल्कुल, मेरा ठीक है। 3 दशकों से अधिक का इतिहास रहा पत्रकारिता का, तो मैं पत्रकार हूं तो और क्या रहूंगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप अपने पॉइंट रख रहे हैं, उस पॉइंट से इन्हें जो लगा उन्होंने अपनी बातों को रखा। सबको अपनी बातों को रखने का मौका हम दे रहे हैं। अब उनकी बातों को भी सुन लीजिए। फिर आपने बता ही दिया उनको कि आप पत्रकार है कि क्या, आपने उन्हें जवाब दिया। ठीक है शौर्य जी, अपनी बातों को जल्दी से रखिए। देखिए, आज सोशल मीडिया के जमाने में मैं उन अपने पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद देती हूँ, जो अगर गलत है तो गलत बोलते हैं, जो सही बोलते हैं सही बोलते हैं। अगर हमारे पार्टी ने कोई गलत काम किया है तो उस पे अगर आप सवाल उठाते हैं, निंदनीय है, वो भी मैं कहूंगी। लेकिन पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और कुछ पत्रकारों की वजह से जो है वो पत्रकारिता वो बेइज्जत होती है, शर्मसार होती है। हर लोग ऐसे नहीं होते। ठीक है शौर्य जी, भी पत्रकारिता के मुद्दे से थोड़ा हट जाते हैं। आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, आपने ये पूछा था मैडम कि आप हंस किस बात के ले रही हैं। ठीक है, आपने अपनी मुस्कुराहट की वजह बता दी। ठीक है, उन्होंने भी जवाब दे दिया। ठीक है, अब आप आगे की बातों को कंटिन्यू करिए। जी देखिए, जिस हिसाब से मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, बहुत शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया है। बहुत शानदार तरीके से पूरा प्रदेश मिलकर के समाजवादी पार्टी का ये चुनाव अजीत प्रसाद जी को लड़ाने का पूरी समाजवादी पार्टी ने काम किया है। यहाँ तक कि खुद हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, वो हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने बहुत दमदारी से लड़ने का काम किया और उनको जनता के बीच में एक एक घर, एक एक लोगों के यहाँ पहुंच करके उन लोगों ने जो है अपनी नीतियों को सामने रखा। और चुनाव के बाद मैडम सबसे बड़ी जो सामने देखने वाली चीज है, ये मैं नहीं कहूंगी, मैं तो चुनाव प्रचार में गई और वापस आ गई, लेकिन वहां पे जो सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, वहां की जनता जो लोगों के यहाँ मीडिया पहुंच रही है और वो जनता बता रही है रो करके कि अरे सर या मैडम, मुझे वहां पहुंचने ही नहीं दिया गया, मुझे वोटिंग ही नहीं डालने दी गई, हमारे यहाँ मेरे पास पर्ची है लेकिन हमें वोटर वहां से भगा दिया गया, हमें वोट नहीं डालने दिया गया। तो ये सारी चीजें देख के कष्ट होता है, ये सारी चीजें देख के दुख होता है कि आज लोकतंत्र में रहने के बावजूद हम लोग ऐसी सरकार के नेतृत्व में हैं जो सरकार बिल्कुल बहुत जुल्मी है, जो सरकार झूठी है, और आज इन्होंने हर वर्ग का शोषण किया है, हर वर्ग का शोषण कर रही है और करती जाएगी। और इसी तरीके से अब वो दिन दूर नहीं है कि आज आप देखिएगा, मैं यहाँ कह के देती हूँ कि ये कुछ ऐसे जो ये मतलब पत्रकार और ये है ना, इनकी वजह से हमारी जो हर नीति है, हमारा भविष्य, हमारा देश, हमारी नीतियां, वो सब एकदम ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है शौर्य जी, ठीक है, ठीक है। यही देन है जो 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती जा रही है। हो सकता है दिल्ली भी 23वां राज्य बन जाए। सरकारें क्यों बनती जा रही है? तभी तो जनता उनको नकार रही है। पोस्ट भी होता है हर पार्टी में, जाके बीजेपी ज्वाइन करो और जाकर के झंडा कमल का लेकर के घूमो। तुम्हारे जैसे लोगों की बीजेपी में बहुत जरूरत है, प्लीज जाओ। उन्होंने पंकज जी बोला ना, कुछ पत्रकार, आप उस कुछ पत्रकारों में अपने आप को मत लीजिए, बात खत्म करिए। आपने अपनी बातों को रखा, सभी पत्रकार एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ उन्होंने बोला, कुछ में कुछ हो सकते हैं, आप नहीं है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, नहीं है, बात खत्म, वो जनता देख रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। ठीक है, उनको जो लगा उन्होंने अपनी बातों को कहा। ठीक है विकास जी, आप बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दलों की एक शब्द बड़ा तेजी से प्रचलित हुआ था कुछ समय पहले, लेकिन उस शब्द का अगर सही मायने में अगर आज उपयोग किया जाए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो शब्द है इनटॉलरेंस। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ने वालों से ये पूछिए कि इनटॉलरेंस अब आपका कहां गया। जरा पूछिए उनसे कि आपका इनटॉलरेंस तब जाहिर होता है कि जब आप कटहरी हार जाते हो, लेकिन आप जब मैनपुरी जीत जाते हो, आप करहल जीत जाते हो, आप सीसामऊ जीत जाते हो, तब आपका इंटॉलरेंस नहीं दिखाई देता है। यही तो दोहरा चरित्र है जो पूरे देश और प्रदेश की जनता देख रही है। जरा इनसे पूछिए अनन्या जी कि कन्नौज में क्या हुआ था। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन तक नहीं करने दिया गया। इतनी खुली गुंडागर्दी नहीं आपने कभी इस प्रदेश में देखी होगी
कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखी होगी सरकार में जितनी खुली गुंडागर्दी के साथ कन्नौज का वो चुनाव पूरा देश और प्रदेश हमेशा याद करता है। जरा पूछे क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव आयोग को, कभी किसी को कफन भेजने का काम किया? क्या दशकों तक हम विपक्ष में रहे लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन नहीं किया, क्योंकि सत्ता तक पहुंच जाए, चुनाव आयोग खत्म हो जाए, कोई चीज खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना समाजवादी पार्टी को ना कांग्रेस पार्टी को, बस एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल हो जाए। हमारी कमियों पे बात मत करिए। चुनाव आयोग में गलती थी, पुलिस में गलती थी, जनता में गलती थी, जनता ने वोट नहीं किया, ईवीएम में गलती थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है अखिलेश यादव में कोई गलती नहीं। अपने पिताजी के कंधों पर सवार होकर के सत्ता का स्वाद चखने वाले अखिलेश यादव दर्जनों चुनाव लड़ चुके और किसी चुनाव में फ्लॉप हीरो की तरह निकल करके आते हैं, फ्लॉप पिक्चर देते हैं अखिलेश यादव। उस पर कोई चर्चा मत करिए। अखिलेश यादव ने कह दिया कि साहब चुनाव आयोग गलत। अरे भाई चुनाव आयोग गलत हो गया, चुनाव आयोग गलत हो गया, चुनाव आयोग गलत। अखिलेश यादव ने कह दिया पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने देता। अरे पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने देता, पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने देता। वही पुलिस प्रशासन, वही चुनाव आयोग। अभी अभी आप रिसेंटली लोकसभा का चुनाव देख करके आए, उसी चुनाव आयोग ने उपचुनाव में इनकी 24 कंप्लेंटों का एक्शन लेकर के एसएचओ हटाए, एसडीएम हटाए, तमाम अधिकारी हटाए, 24 शिकायतों पर संज्ञान लेकर के वही चुनाव आयोग था इस उपचुनाव में भी। मुझे लगता है विशुद्ध रूप से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पूरे विपक्ष ने एक ट्रेंड बना लिया है, और वो ट्रेंड ये है संवैधानिक संस्थाओं को कोर्ट तक को उठा करके कटघरे में खड़ा कर दो। चुनाव आयोग तो और थोड़ा सा नीचे मान लीजिए, इनका बस नहीं चलता है, ये सुप्रीम कोर्ट तक को कटघरे में उठा चुके हैं अनन्या जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दलों के साथ। विपक्ष में हम भी रहे और बड़े लंबे समय तक रहे अनन्या जी। कभी अगर भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों की लिस्ट जारी की हो अनन्या जी, तो मुझे बता करके अभी जाए मेरे सारे साथी, चुनौती के साथ कह रहा हूं, कभी पत्रकारों की लिस्ट जारी किया हो, बायकॉट पत्रकार कभी जारी की हो भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुझे बताइए। ये होता है टॉलरेंस। विपक्ष, सरकार में विपक्ष का एक जिम्मेदार रवैया होना चाहिए, और आज उस विपक्ष को जनता आईना दिखा रही है, और आईना ना देखने की बजाय ये क्या देखना पसंद कर रहे हैं? चुनाव आयोग की गलती, कार्यकर्ता की गलती, प्रत्याशी की गलती, तो उन्होंने पुलिस प्रूफ के साथ गलती दिखाई है ना। फोटो भी कल एक्स पे अखिलेश यादव ने शेयर किया था, अधिकारी चेक कर रहा था, बुर्खे हटा के चेक किए जा रहे थे महिलाओं के चेहरे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, और उन्होंने उठाया, प्रमाण दिया उन्होंने। अच्छा एक बात पूछूं अनन्या जी, क्या आप इस बात में विश्वास रखती हैं कि बुर्के उठा करके चेक नहीं होना चाहिए था? चुनाव आयोग बुर्का डाल करके चुनाव करने की परमिशन दे देता है। क्या चुनाव में ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए तो फिर पोलिंग एजेंट बनाए क्यों जाते हैं? जरा मुझे बता दीजिए, क्या ये सुनिश्चित करना पोलिंग एजेंट का काम नहीं है कि ये वोटर सही है कि फर्जी है? ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, जरा मुझे बता दे मेरी साथी। हंसने का बड़ा शौक है तो जरा इनसे पूछ लीजिए, इनकी हंसी कहां गायब हो जाती है? जब ये मैनपुरी जीतती है तब नहीं इनकी हंसी निकलती है, जब सीसा मुंह जीतती है तब इनकी हंसी नहीं निकलती है, लेकिन इनकी हंसी तब बड़ी तेजी से निकलती है जब कटहरी पर बात होती है। शौर्य जी जवाब दीजिए आप। हमारी जरा पूछिए मेरी साथी पैनलिस्ट से एक बार पूछ जरूर लीजिएगा कि कोई पोलिंग एजेंट का काम क्या होता है, जरा ये मुझे बता दे, मुझे प्लीज इस पर ब्रीफिंग प्रॉपर ले लीजिएगा। ठीक है, वो जवाब दे रही हैं। ठीक है शौर्य जी, आप जवाब जल्दी से दे दीजिएगा, शशांक जी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। ये तमाम आरोप लगे हैं कि अखिलेश यादव जब हार रहे हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, और एजेंटों पे भी मुद्दे चले गए हैं। इन्होंने कहा कि बुर्खा उठा करके चेकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और एक महिलाओं का सवाल प्लीज अनन्या जी रिपीट कर दीजिए, वरना मेरी पैनलिस्ट साथी कहेंगे कि मैं बीच में बोल रहा हूँ। हाँ, पोलिंग एजेंट्स का काम क्या होता है मुझे बता दीजिए। ये आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वोटर फर्जी है कि वोटर असली है, इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जरा प्लीज मुझे बता दे मेरी साथी, क्योंकि चुनाव में रह के आई अभी मिल्कीपुर। पोलिंग एजेंट का अगर काम ये चेकिंग होता है, तो पोलिंग एजेंट का काम ये भी नहीं होता है कि आप जो है किसी और के नाम पे फर्जी वोट डलवाएंगे। ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और मेरी हंसी से आपको इतना कष्ट हो रहा है, सोचिए कि उल्टी लहरों में भी हमारी कश्ती टिकी हुई है। अरे थोड़ा शर्म कर लीजिए सर।
मेरी हंसी आपको जनता खराब इस लग रही है, कश्ती मेरी को हंसी डुबा आपको कांटे देगी। की तरह बड़ी चुभनी मुश्किल से चाहिए, आप कांटे पीढ़िए की पीढ़िए तरह चिल्ला चुभनी रहे चाहिए। थे। ये कपड़ा और अगर दूसरी आपने चीज, शट अप ये एंड कपड़ा लिसन अगर व्हाट आई एम आपने उस सेइंग। ओबीसी बेटी के लिए भेज दिया होता उस अपराधी के घर कफन बना करके, तो जनता आप पे विश्वास कर लेती दोबारा। ये कपड़ा अगर उस मोहित खान के घर भेज दिया होता समाजवादी पार्टी ने, बड़े पीडीए पीडीए का राग अलापते हैं, तो जनता एक बार आप पे विश्वास कर ली होती। तब इनके कफन का कपड़ा नहीं दिखा अनन्या जी। जब कन्नौज के बलात्कारी को बचाने की बात आई, तब डीएनए की मांग करने लगे, तब ये कपड़ा नहीं भेजा गया उस बलात्कारी के घर। उस अयोध्या के उस बलात्कारी के घर इन्होंने कपड़ा नहीं भेज दिया। ठीक है, ठीक है। अब शशांक जी, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ है उसको कांग्रेस पार्टी किस नजर से देख रही है, क्योंकि मुद्दा इसको लेके बहुत ही ज्यादा गर्मा गया है। देखिए, मिल्कीपुर में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, यह जो है देखा जा रहा है कि जनता ने किन विचारधाराओं को चुना है, और जनता का माहौल जो दिख रहा है, जनता के बीच का माहौल जो दिख रहा है, वह कांग्रेस गठबंधन की तरफ दिख रहा है, और जनता का झुकाव जनता ने इतने भारी समर्थन कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में दिया है कि यह चुनाव सहजता पूर्वक कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और यह मिल्कीपुर सीट से कांग्रेस गठबंधन के विधायक ही चुनकर आने की संभावना जताई जा सकती है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार वहां पे बन रही है, मतलब मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी जीत रही है? जी, मिल्कीपुर में चुनाव आयोग पर इतने बड़े बड़े सवाल खड़े करने का क्या मतलब है? ये तो सत्ताधारी सरकार ये भी कह रही है कि पहले से ये लोग हार मान चुके हैं, तभी ये लोग चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए, अगर विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और साक्ष्य देकर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसका निष्पक्ष जांच करते हुए जांच रिपोर्ट जनता के सामने लाया जाना चाहिए कि विपक्ष का आरोप सही है या गलत है। अगर आरोप लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, इस प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच किया जाना चाहिए। सिर्फ इसे बातों ही बातों में टाल कर बचाव नहीं किया जाना चाहिए। ये बातों ही बातों में टाल कर कौन बचाव कर रहा है? नहीं, जैसे जो है, अगर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार होते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जानी चाहिए, बात को जांच करना के दायरे में लिया जाना चाहिए ना। तो जनता से बड़ा ना चुनाव आयोग है ना कोई है। जाहिर सी बात है, जनता जिसको वोट दी होगी वही जीतेगा। हालांकि आप लोग ईवीएम पे भी सवाल खड़ा करते हैं कि ईवीएम में भी धांधली और गड़बड़ी हुई है। बहरहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं पंकज जी की तरफ से। पंकज जी, तमाम आपने आरोप सुने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथ प्रवक्ता हैं उन्होंने लगाए हैं। क्या सच में चुनाव आयोग इस बार आप लोगों के साथ था? ये बात कहना क्या सच में सही है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र का बहुत पुराना इतिहास रहा। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, अब उसके बाद ईवीएम मशीन आई, तब से ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहे हैं। और सीधी सी बात है कि हिजाब पहनकर कोई भी अगर अल्पसंख्यक महिला जाती है तो निश्चित रूप से पोलिंग एजेंट उसको चेक करते हैं कि ये वास्तव में वो सही वोटर है कि नहीं है। और चाहे पीठासीन प्रिसाइडिंग अफसर हो, चाहे और पोलिंग अफसर हो, वो लोग भी चेक करते हैं कि ये वास्तविक मतदाता है कि नहीं। तो इसमें हो हल्ला नहीं करना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हताशा से ग्रस्त है, और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो 9 सीटों पे हुआ था, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली, तो उसकी हताशा परछाई दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। और निश्चित रूप से ये उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है वो भी समाजवादी पार्टी हारने जा रही है। इसीलिए वो पहले ही से एक नैरेटिव फैलाने का काम, एक वैचारिक वो दृष्टिकोण बनाने का काम कर रहे हैं कि इस तरह का कृत्य हुआ जिसके कारण मेरी हार हो गई, और ये बनाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से मान के चलिए। लेकिन इस तरह का कोई अगर कहा जाए, देखिए उपचुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी ने जितने और कंप्लेंट किया उस पर एक्शन हुआ।
और उसके पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी जितनी कंप्लेंट्स की उस पर एक्शन हुआ। तो ये कहना है कि नहीं चुनाव आयोग कोई कार्य नहीं करता है, कोई कंप्लेंट का असर नहीं होता है, ये बिल्कुल निराधार है। चुनाव आयोग हर पार्टी हर का के ऊपर एक्शन लेता है। दिल्ली के चुनाव हुए, दिल्ली में भी ये सब हुआ, तो इसलिए इस तरह की चीजें कहना ये बिल्कुल निराधार है। और चूंकि समाजवादी पार्टी को एक हताशा दिखाई दे रही है, वहां जो विधानसभा की सीट है मिल्कीपुर, वो वहां के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद के चुनाव लोकसभा का चुनाव जीतने के कारण रिक्त हुई है, और उनके पुत्र अजीत प्रसाद चूंकि उसमें मैदान में है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी भी वहां पर अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है कि किसी तरह से इस सीट को विजयश्री हासिल की जाए। लेकिन अयोध्या की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करने का निर्णय लिया है, जिस तरह के रुझान भी दिखाई दिए मीडिया सेंटरों में और तमाम मीडिया में दिखाई दिया, जिस तरह से रुझान दिखाई दिए, तो उससे समाजवादी पार्टी हताशा से ग्रस्त है। पहले यही समाजवादी पार्टी कहती थी कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के 10 सीटों के, जो 9 सीटों के हुए, ये 2027 का जो है सेमीफाइनल है, और जब चुनाव हार जाती है, जब 2 ही सीटें मिलती हैं, तब उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, सीधी सी बात है, जनता जनार्दन है। बीजेपी के लिए आप चाहे जितना जो कुछ कह लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सुशासन का राज है। इसीलिए आप देखिए जिस तरह से 22 राज्यों में सरकार बन चुकी है बीजेपी की, हर जगह बीजेपी का, आप महाराष्ट्र में देखिए प्रचंड बहुमत की सरकार बनी कि लोगों की उम्मीद से ज्यादा हरियाणा में यही हुआ। और हो सकता है कि कहा नहीं जा सकता, जिस तरह से सारे जो है एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, 10 में से 8 में तो बीजेपी के पक्ष में प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बना रहे हैं। तो ये सब चीजें इन लोगों के गले नहीं उतरती है, और एनडी गठबंधन के लोग इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए ये लोग कोई न कोई एक लोकसभा के दौरान के कार्यकाल के दौरान कोई न कोई ये नैरेटिव लेके आते रहते हैं, और इस तरह का जनमानस की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, इसका जवाब शशांक जी से लूंगे। शशांक जी, ये बताइए कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? साफ तौर पर हमारे साथ जो पंकज जी हैं, उन्होंने भी ये बात रखी है, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल तो जितने एग्जिट पोल है मात्र 1 सीट दिखा रहे हैं। हाँ, अब इसमें क्या कहना चाहिए? बताइए, जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? वहां पे एग्जिट पोल लगातार कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कम सीट देने की बात बता रही है। देखिए, एग्जिट पोल एक अनुमानित आंकड़ा होता है, इसके गलत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों का स्वागत करता हूं। हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है, और अगर किन्हीं के द्वारा यह आकलन किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, तो मैं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन जिस प्रकार का माहौल दिल्ली के चुनाव में दिखा, जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को शीला दीक्षित जी की याद आ रही थी कि शीला दीक्षित जी की सरकार ने दिल्ली का किस प्रकार से विकास किया, उसके मद्देनजर यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल इतनी ज्यादा कम कैसे आंकड़े दिखा सकते हैं शशांक जी? शीला दीक्षित का 7,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला भी लोगों को याद है, वो भी याद आ रहा था चुनाव में। ठीक है पंकज जी, अब मैं शौर्य जी के पास जाऊंगी। शौर्य जी, ये बताइए कि इस बार मिल्कीपुर में किसकी सरकार बन रही है? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। और इसके पहले आपने ये जिक्र भी किया था कि मैं चुनाव के दौरान वहां पर कई बार गई भी थी। बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, मतलब वो सीट जीत रही है मिल्कीपुर में। जी, मिल्कीपुर जीत रही है। मिल्कीपुर में मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हाँ। उसका प्रत्याशी जीत रहा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था। जी, वो बोल लेंगी, आपसे अच्छा ही बोलती हैं। ठीक है शौर्य जी, इस तरह की बातों को हटा के आप बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल इन सारी चीजों, हमारा स्तंभ है भाई, हमारा चौथा स्तंभ है। और आपका काम ये है कि आप एक चीज का निर्णय, आप भले अंदर से सपोर्टर किसी की भी रहे मैडम, लेकिन आपको भी कोई दल पसंद होगा, लेकिन आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है? आपका काम ये है रुझान देना, आपका काम ये है इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी माइनस, उसका भी माइनस बताना। सिर्फ एक का माइनस एक का प्लस बताना ये मीडिया का काम नहीं है। दूसरी चीज देखिए मैडम, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करूंगी।
हाँ, मेहनत हमने बहुत की, जो जायज बात है मैं वो कहूंगी। मेहनत हमने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए, अजीत प्रसाद जी के लिए मेहनत सबने बहुत की। और जिस तरीके से मतलब आप कह लीजिए कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पे बवाल किया और जिस तरीके से चुनाव बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने अभी बोला है कि वहां पे बहुत अच्छे जो है वोट पड़े हैं, तो ये उनकी बात बहुत सत्य है, वोट बहुत अच्छे पड़े हैं। लेकिन वही बात है कि शासन सत्ता का चुनाव है, अब जो भी रिजल्ट सामने आएगा वो तो अब ये समय बताएगा। कोई भी चीज हम ओवर कॉन्फिडेंस में, कोई भी चीज हम ऐसे नहीं बोलने वाले, अनर्गल जैसे ये लोग बोलते हैं वैसे नहीं बोलेंगे। बस जो भी निर्णय आएगा, निर्णय, क्योंकि अगर मैं दूसरे जिलों की बात करती हूँ मैडम आपसे, मैं दूसरे जिलों में भी मैं गई थी उपचुनाव में, मीरापुर भी गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां पे जाने के बाद हमें ये जहां जहां हमारी स्थिति कमजोर थी वो हमें समझ में आया कि नहीं, हम यहाँ हार सकते हैं, हमारी स्थिति यहाँ कमजोर है। लेकिन मिल्कीपुर की जो स्थिति थी, वहां अवधेश प्रसाद जी, उनके बेटे जो है अजीत प्रसाद जी, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, वहां पूरा पासी वोट है, पासी वोटर्स हैं, लोग हैं। उन लोगों के यहाँ हम लोग चौपाल चौपाल में बैठे हैं, उन लोगों को बहुत, मतलब वो लोग पसंद है, लोकप्रिय नेता हैं वो लोग वहां के। और वहां पे कोई बाहर से ऐसे आ करके कोई वहां वोट मांग रहा है, ये चीज उन लोगों को अनएक्सेप्टेबल थी, वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे ये चीज। लेकिन तो भी हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे अजीत प्रसाद जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। आज अवधेश प्रसाद जी लगातार जो है मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं कि वहां पे लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप लोगों से आपने कभी कनेक्ट ही नहीं किया भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं बस वही कहूंगी, वेट एंड वॉच क्या रिजल्ट होता है। पहले से ना हम ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ बोलेंगे, ना किसी पे इल्जाम लगाएंगे, बस हमें इंतजार है 8 तारीख का। ठीक है। विकास जी से जवाब लूंगी। विकास जी, फिर आपके इतने सारे मंत्री वहां पर हाथ धरे बैठे थे, क्या कर रहे थे आपके मंत्री जो लगातार वहां पर चौपाल कर रहे थे, दौरा कर रहे थे और वहां पर वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो विफल होने वाले हैं? सौर्या जी साफ तौर पे कह रही है कि जनता वहां पर अवधेश प्रसाद को पसंद करती है, उनके बेटे को पसंद करती है, समाजवादी पार्टी को पसंद करती है। जवाब दीजिए। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, क्या लोकतंत्र में आपने ऐसा कोई चुनाव देखा है अनन्या जी कि जिस चुनाव में 100 वोट पड़े और 100 के 100 वोट किसी एक दल को मिल जाए? कहीं सुना हो आपने? मुझे बताइएगा जरूर। तो इस तरीके से प्रिटेम्प्ट करना कि वहां पर एक तरफ आप कह रहे हो कि हम जीत रहे हैं, वोट पड़े हैं, और फिर उसके बाद वही राजनीतिक दल, उनके ही सबसे बड़े नेता ऐसे आक्रोशित हो रहे हैं। चुनाव आयोग को, लोकतंत्र के इतिहास में पहले ऐसे राजनीतिक दल बन गए हैं जो कफन भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं, जरा मुझे प्लीज इसका विश्लेषण हमारी साथी महोदया से जरूर करवा दीजिएगा। 2-3 चीजें हैं, जरा अभी बड़ी तेजी से हमारी साथी ने पैनलिस्ट ने कहा। आप जवाब दीजिए, आपकी पार्टी किस तरह से आवाज जीत रही है? इंडिया गठबंधन, तो जरा इनसे, मेरी बहन से पूछ लीजिएगा कि ये इंडिया गठबंधन दिल्ली में कहां था? दिल्ली में तो आप आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, वहां तो कांग्रेस से आप कहीं कोई मेल मिलापी रखने वाले नहीं थे। जवाब तो दीजिए, जरा उड़ के यहाँ पूछ से लीजिए, दिल्ली मत पहुंच कांग्रेस के जाइए। साथी भी कह रहे मिल्कीपुर का थे, सवाल तो मैं पूछा जरा गया, कंफ्यूज मिल्कीपुर हो तक गया ही सीमित कि रहे आपका इंडिया दायरा। गठबंधन क्या सीट टू सीट होने वाला है? अभी प्रदेश से प्रदेश चल के अब सीट टू सीट होने वाला है, मुझे लग रहा है। तो ये सीट से सीट में गठबंधन अब कन्वर्ट होने वाला है। तो ये आपस में उनका विषय है, वो अभी स्पष्ट करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। राजनीति के राजशाही परिवार के लोग हैं ये, कि जब डिंपल यादव को 84 गाड़ियों की परमिशन मिलती है मिल्कीपुर में, और वो 300 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ वहां जाती हैं, पास पड़ोस के जनपद के, चाहे बाराबंकी हो चाहे गोंडा हो, तमाम वहां पर लोग पहुंचते हैं, और फिर जब FIR दर्ज होती है तो मिर्ची लगना तो राजशाही परिवार को स्वाभाविक है। चुनाव आयोग को कोसेंगे ही कोसेंगे, क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है, खाता ना वही जो राजशाही परिवार करे वही सही। इस नीति के साथ काम करने वाले राजनीतिक दल बन चुके हैं ये, और शायद यही कारण है कि ये कफन भेजने का काम चुनाव आयोग को तो करते हैं, लेकिन कन्नौज के उस बलात्कारी को अगर कफन भेज दिया होता तो शायद जनता आपके प्रति एक अलग भाव रखती। अगर अयोध्या के उस बलात्कारी को कफन भेज दिया होता श्रीमान अखिलेश यादव ने, तो जनता इनके प्रति कोई और भाव रखती। लेकिन कफन वहां नहीं भेजा गया। कफन कहां भेजा गया? चुनाव क्या कर दिया? हमें इस एक बात तरफ का तुम अभी जवाब आप दे ही दो इस बात भाई। को स्वीकार कर रही हैं
कि वहां पर बहुत अच्छे वोट पड़े हैं, ये हुआ है। देखिए, अगर प्रशासन ने निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया होता तो जरा पूछिए इनसे कि 2022 के मेन चुनाव से लगभग 4% ज्यादा वोटिंग हुई है इस उपचुनाव में मिल्कीपुर में। तो क्या ये दिखाता है? क्या अब आप ये कंफर्म करके मुझे बता दीजिए कि प्रशासन ने 2022 में काम ठीक से नहीं चुनाव आयोग ने किया था तो 2024 में अच्छा किया, और 2024 में क्यों ज्यादा पड़ गया, 2022 में कम क्यों पड़ा? तो ये मुझे लगता है कि अगर इनकी बातों में खुद में बहुत बड़ा झोल है, ये अपनी राजनीतिक नाकामी को छुपाने के लिए एक ट्रेंड बना करके बैठ गए हैं कि किसी न किसी तरीके से दोष दूसरे पर देना है इन्हें। इस ट्रेंड के साथ ये राजनीति करते हैं। एक बड़ा विषय निकल करके आया था अप्रवासी भारतीयों की वापसी को लेकर के, जल्दी से देखिए बहुत गंभीर विषय है और बार बार आप नरेंद्र मोदी जी की यात्राओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन यात्राओं का कमाल है ये कि जब ईरान में हमारे भारतीय फंसे तो उन्हें ग्लोब मास्टर से बाकायदा वहां पर उनका बार रोक करके उन्हें वापस लाया गया। ठीक है, वो अच्छी बात है, पर ये किस एंगल से अच्छी बात है? जब अच्छी चीजें हो रही हैं तो लगातार अच्छी हो, फिर इस तरह से ये बुरी चीजें कैसे सामने आ गई? भेजना था तो भेज देते, सम्मान पूर्वक भेजते, सम्मान के साथ भेजते। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। ठीक है, अब उस बात को हटाते हैं। लास्ट कमेंट मैं लूंगी शौर्या जी से। शौर्या जी जल्दी से जवाब दीजिए। तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लगे हैं कि जब जीत रहे हैं तो फिर कैसे चुनाव आयोग को आप लोग कफन भेज रहे हैं? जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हम जीतेंगे, अगर हम जीतेंगे तो भी वहां पे कफन, देखिए कफन का क्या रिप्रेजेंटेटिव है? कफन का मतलब क्या होता है कि आप डेड हैं, आप डेड हैं, आप वहां पे कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का एक्शन लेने में आप असमर्थ हैं, तो आप डेड हैं, आप डेड सेल्स हैं। बॉडी के जो हमारे डेड सेल्स होते हैं वो बॉडी हमेशा सेल्स चेंज करती है। क्यों? क्योंकि वो डेड है। आप चुनाव आयोग ने हमारे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां जाते हैं अपनी एक कमेटी लेकर के और वहां कंटिन्यूस शिकायत हो रही है। मैं हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आप उठा के देखिए, उनके कितने सारे वीडियोज हैं। उस वीडियोस में वो प्रत्याशी खुद जाके बूथ बूथ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां घपलेबाजी हो रही है, फर्जी वोट पड़ रहे हैं। तो भी एक भी लेटर क्या हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं चुनाव आयोग से कि वहां पे जांच के लिए कोई एक बस उन्होंने ये कहा हमने एसडीएम से पूछा, हमने सीओ से पूछा, सारी चीजें ओके? क्या ये तरीका होता है चुनाव आयोग का? किसी भी इतने बड़े चुनाव का जो सीट है आप जानते हैं, वहां पे संज्ञान लेने का सिर्फ क्या यही एक तरीका है? ठीक है, तो ये डेड सेल है, ये एक डेड सेल या आप कह लीजिए डेड प्रकरण से ये काम कर रही है ये पूरी प्रणाली। ठीक है, और हर किसी को ये चीज अंदर से पता है। अब ये अनर्गल बोल करके अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिफेंड करेगी तो अब जनता वैसे भी ऑलरेडी जान चुकी है कि क्या हमारे साथ चुनाव आयोग को मरा हुआ बोलना कितना उचित और कितना अनुचित है? देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। अगर चुनाव आयोग से किन्हीं को आपत्ति हो, चाहे मुझे ही क्यों ना हो, तो इसके लिए जो है न्यायिक संस्थान का सहारा लेना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, पंकज जी आपका क्या स्टेटमेंट होगा? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए जिस तरह से अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र में सरकार बनने के बाद 550 वर्षों के भगवान राम के मंदिर को अयोध्या में जिस तरह से पुनर्स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई और उनके ही अथक प्रयासों का नतीजा रहा कि इतने बड़े मुद्दे का हल उसका और वहां भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठित हो, भगवान राम प्राण प्रतिष्ठित हो चुके, पुनः प्राण प्रतिष्ठित हो सके। ठीक है। और अयोध्या की सीट इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा परक है क्योंकि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में 2024 के जिस तरह से झूठ का नैरेटिव फैलाकर जनता को भड़कलाकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सीट तो जीत ली थी, लेकिन अब मिल्कीपुर का चुनाव चूंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद उसकी कमान संभाल रखी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अस्तित्व का वो एक प्रतिष्ठा का सवाल है। और इस तरह से वो जनमानस को ये बात को प्रदर्शित भी हो रहे, जनमानस को खुद अयोध्या के जनमानस को खुद गिल्टी महसूस हो रही है कि हमने भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हुए वहां किस तरह से समाजवादी पार्टी जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे इंडी गठबंधन के लोग, ऐसे दल के लोगों को हमने लोकसभा में भेजने का काम किया। इसीलिए विधानसभा में वो इस तरह की गलती नहीं करना चाहते, इसीलिए वहां पर शौर्य जी जवाब दीजिए। शौर्य जल्दी से। ठीक है पंकज, शौर्य जवाब दीजिए। तो इनकी बातों को मैंने सुना ही नहीं। मैं आप इस चैनल के माध्यम से एक चीज को आपसे निवेदन करूंगी कि अगली बार से मैडम जब भी डिबेट होगा प्लीज किसी ऐसे पत्रकार को बैठाइएगा जो निष्पक्ष होकर के दोनों दल क्या जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है प्रदेश में
उस चीज की जानकारी नहीं दे। नहीं ना शौर्य कि कोई शौर्य ऐसे जी, मीडिया शौर्य जी, जरा शौर्य जी, ये शांत रहिए, व्यक्तिगत आप नहीं टिप्पणी है, कह सकते। ये व्यक्तिगत बीच में टिप्पणी बोलिए है। मत। ये व्यक्तिगत और बिल्कुल बीच में चैनल मत आपके बोलिए। आपके सुझाव आपकी से बातें उसमें यहाँ नाच सुनने के में लिए आगे हम लोग आने नहीं के आप बैठे हैं। जवाब दीजिए ना, आप पत्रकार आप हैं, जवाब दीजिए। सही चीजें आपको बोलनी जवाब आती देने में है क्यों तो सही इतनी चीजें दिक्कत बोलो, होती है? नहीं तो अगर कोई पत्रकारिता आक्षेप लग अपनी जाए तो उसका छोड़ दो, जवाब दीजिए। समझ आई? इस और तरह जाके की भारतीय जनता दिमाग पार्टी की कहानी, ज्वाइन इस कर तरह दो, की बातें झटका करने से ठोको। काम थोड़ी चलेगा। इस तरह की बातें ठीक करने है। से काम नहीं नहीं चलेगा। आपका काम आंखों के चलेगा, साथ करके रखिए ना। आपके घर आपका लिफाफा पहुंच जाएगा आज। अच्छा आपने बोला, ठीक है शौर्य जी, ठीक वेरी है, गुड। ठीक है पंकज जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। बहरहाल जिस तरह से आप सभी मेहमान ने अपनी अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और मुद्दा फिर से वही हम दोहराएंगे, 104 प्रवासियों को जिस तरह से अमेरिका ने वापस भेजा भारत में, और दूसरी तरफ मिल्कीपुर चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मौत के घाट उतार दिया। सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया चुनाव आयोग तो मर गया है। तो इस तरह से तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं। अब देखना यह होगा कि 8 तारीख को क्या निर्णय सामने निकल कर आता है। क्या चुनाव आयोग जिस तरह से उस पर धांधली करने की जो बात कही जा रही है कि चुनाव आयोग ने धांधली किया है, गलत किया है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग ने साथ दिया है, ईवीएम में धांधली हो सकती है, इस तरह से आरोप लगातार हर बार के चुनाव में लगते आ रहे हैं। इस बार भी मिल्कीपुर का चुनाव और दिल्ली का चुनाव बहुत ही ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि ये दोनों ही चुनाव काफी ज्यादा सरगर्मियों के बीच में हुए हैं। अब 8 तारीख का सबको इंतजार है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इन दोनों जगहों से, या फिर समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली से जीत रही है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।